हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का विलियन की फर्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। विलियन के साधारण को व्यक्त करने की विधियां। तो इसमें जो प्रतियोगी परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं या जिस तरह के पूछा जाता है उसका भी हम इसमें समावेश करेंगे। प्लेन आपको मैं 12th स्टैंडर्ड का पढ़ा चुका हूँ। अब इसमें देखो क्या होता है विलियन के साधारण की व्यक्त करने की विधि में। पहला हो गया प्रतिशतता, फिर हो गई ग्राम प्रति लीटर। देखो अब ये जो इकाई है ये दो प्रकार की होती हैं। देखो एक हुई आयतन वाली और एक हो गई द्रव्यमान वाली। मतलब जो यूनिट हैं, जो इकाइयां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक में दिया जाता है विलियन का आयतन और एक में दिया जाता है विलियन का द्रव्यमान या विलियन का भार। अब जरा देखना है। नंबर 1 आयतनानुसार प्रतिशत। पहला प्रतिशत कौन के अनुसार? आयतन अनुसार है। अब इसमें हमें पता है विलियन के क्या है। विलियन के 100 ml में विलेय का आयतन ये हुआ। इसमें पहली प्रतिशत भारानुसार, प्रतिशत भारानुसार। दूसरा ग्राम प्रति लीटर, ये भी आयतन वाली है। तीसरा मोलरता और नॉर्मलता। ये कैसी इकाइयां हैं? देखो नाम से ही देखना। आप देखो इसमें भी आयतन है। इसमें 1 लीटर में विलेय के ग्रामों की संख्या, इसमें 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या, इसमें विलियन के 1 लीटर में विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या। देखो अब मैं सबको एक साथ बोलता हूं। विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या ग्राम तुल्यांक, ग्रामों की संख्या ग्राम पर लीटर, मोलों की संख्या मोलरता, ग्राम तुल्यांक भारों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या ग्राम पर लीटर, मोलों की संख्या मोलरता और ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। अब द्रव्यमान वाली यूनिट, तो नंबर 2 जो द्रव्यमान वाली यूनिट है वो है मोललता। विलायक के देखो समझना, इसमें विलियन है, इसमें विलायक है, इसमें आयतन है, इसमें द्रव्यमान है। विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। फिर है मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज। मतलब ये क्या है? ये भी ग्राम है। विलेय के मोल बटे कुल मोल। इसमें भी आयतन कहीं नहीं आता। अब देखो, अब यदि हम रफ आइडिया लें तो हमने ये देखा बेटा, देखो कि सबसे पहले ये देखो किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। हमें पहले इसको ये जज करना है कि देखो अब एक्चुअल में अब हमें पढ़ना क्या है, एक दूसरे में इनको बदलना, एक से दूसरे में परिवर्तित करना। ये जो इकाइयां हैं ये आयतन वाली हैं, ये इकाइयां द्रव्यमान वाली हैं। अब हम पहले इनको आपस में बदलना सीखें, फिर इनको आपस में बदलना सीखें और फिर इनको आपस में बदलना सीखें। ठीक, अब देखो अब मैंने पहले इस पर आता हूं। देखना मोलरता नॉर्मलता। देखो अब जैसे ये वाले सवाल में तुमको करा चुका हूं। जैसे प्रतिशत से ये सब निकालना, तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया कि ग्लूकोज के 1.8% विलियन। अब कौन सा प्रतिशत? ये क्या है? ग्राम बटे आयतन। इसको यदि यहां लिखना पड़ेगा ग्राम बटे आयतन। चलो इसको अब मैं इसको तुमको थोड़ा सा अलग ढंग से बताता हूं। ग्राम प्रति लीटर। जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूं मैं तुमको कि हमें निकालना है। देखो हमें ज्ञात करना है
1 m H2SO4 की n, मतलब 1 m H2SO4 की n, मतलब 1 m H2SO4 1 m H2SO4 की निकालना है हमें n, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के 1 मोलर विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल के 1 मोलर विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी एक मेरे द्वारा बनाया गया हिंट देखिए, है जो हिंट है वो कैसा है कि ये जो हिंट है वो क्या है कि देखो ना, इसमें ग्राम प्रति लीटर, इसको मैंने ऐसा लिखा। इसमें देखना है बेटा, इसमें ग्राम प्रति लीटर से दो चीज, यदि हम मोलरता इसमें अणुभार का गुणा कर दें तो यह जाएगा ग्राम प्रति लीटर, और इस में यदि मोलरता में अणुभार का गुणा तो ग्राम प्रति लीटर। अच्छा कैसे लिख देता हूं मैं, मोलरता गुणित अणुभार बराबर ग्राम प्रति लीटर, इसका अपोजिट भागित अणुभार बराबर मोलरता। ग्राम प्रति लीटर गुणित तुल्यांकी भार, ग्राम प्रति लीटर नहीं सॉरी ग्राम, अब यहां दी है नॉर्मलता गुणित तुल्यांकी भार तो जाएगा ग्राम प्रति लीटर, और इसमें ये हो गया ग्राम प्रति लीटर, और ग्राम प्रति लीटर भागित तुल्यांकी भार तो यह जाएगा नॉर्मलता। और सरल शब्दों में यदि हम मोलरता में अणुभार का गुणा करेंगे तो ग्राम प्रति लीटर जाएगा, और अणुभार का भाग देंगे तो मोलरता जाएगी। यदि हम नॉर्मलता में तुल्यांकी भार का गुणा करेंगे तो ग्राम प्रति लीटर जाएगा, और तुल्यांकी भार का भाग देंगे तो देखो अब मेरा क्वेश्चन आया। अब ये इस फार्मूले को इसमें फिट करना, 1 m H2SO4 की n। देखो अब मेरी बात समझना, मैं आपको बहुत आसानी से बता सकता हूँ एक और बहुत सरल विधि, और वो कई बार गलती हो जाती है उसमें, इसलिए इसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं है। आप चाहो तो ये आपको जरूर बता रहा हूं, आप चाहो तो इसमें अपनी कुछ ट्रिक भी बना सकते हो, अपने हिसाब से कोई ट्रिक इसमें जोड़ सकते हो। देखो 1 m H2SO4 की n, तो क्या करोगे तुम, ये मोलरता दी है, इसमें अणुभार का गुणा किया, ठीक, तो इसका करूं मैं मोलरता गुणित अणुभार, ये हो गया ग्राम प्रति लीटर। बेटा कितनी मोलरता है, 1, इसमें गुणा किया तो ये हो गया 98। अब क्या करना है, ग्राम प्रति लीटर से निकालना है नॉर्मलता, तो क्या करेंगे तुल्यांकी भार का भाग, तो ये हो गया भागित तुल्यांकी भार, इसका तुल्यांकी भार कितना है 98, और भागित 49 बराबर आ गया 2। मतलब यदि H2SO4 का 1 m है तो इसकी नॉर्मलता 2 होगी, यदि इसका 1 m विलयन है तो इसकी नॉर्मलता 2 होगी। ठीक, अभी तुमको थोड़ा कठिन लग रहा है, बहुत सरल और कर देता हूं कि ग्राम, देखो यदि हमें ग्राम प्रति लीटर में, यदि हमें मोलरता में अणुभार का गुणा करेंगे तो ग्राम प्रति लीटर जाएगा, और ग्राम प्रति लीटर में अणुभार का भाग देंगे तो मोलरता आ जाएगी। यदि यहीं पर देखो और सरल, देखो
मोलरता गुणित अणुभार, इसको मैंने MW लिख दिया, MW तो ये हो गया ग्राम पर लीटर, और यह कर दिया भागित MW तो होगी मोलरता। इसी में जब नॉर्मलता गुणित इंपीरिकल फार्मूला, उसमें अणुभार नहीं होगा बल्कि क्या होगा, तुल्यांकी भार होगा, तो ग्राम पर लीटर, और इससे ये अब देखो और देखो 1, देखो अगला 1N ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल की M, 1N ऑक्जेलिक अम्ल की N। अब देखना 1N ऑक्जेलिक अम्ल की N, हमें पता है कि जब हम इनको कभी भी नॉर्मलता मोलरता या मोलरता नॉर्मलता को बदलने के लिए हम पहले निकालेंगे ग्राम पर लीटर में। ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार होता है 126 और तुल्यांकी भार होता है 63। अब देखना 1N ये क्या दी है 1, तो इसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मलता है 63 का गुणा करेंगे, तो ये हो गया ग्राम प्रति लीटर। जब इसमें 63 का गुणा किया तो ग्राम प्रति लीटर हो गया, और इसमें 126 का भाग दिया तो ये हो गई मोलरता बटे 126 बराबर ये हो गई मोलरता, मतलब 63 बटे 126 बराबर 1/2 मतलब 0.5। 1N ऑक्जेलिक अम्ल की M होगी 0.5। ठीक, अब मैं 4-5 इसके आपको, जैसे 1M H3PO4 की N, 1M H3PO4 की M, इसका इंपीरिकल, इसका तुल्यांकी भार है 33 और इसका अणुभार है 99। 1M H3PO4 की N। देखो क्या करेंगे हम, मोलरता से पहले निकालेंगे ग्राम पर लीटर, तो अणुभार का गुणा 1 गुणित 99 ये हो गया ग्राम पर लीटर। अब निकालना है नॉर्मलता, तो तुल्यांकी भार का भाग 1 गुणित 99 बटे 33 बराबर आ गया 3, जिसकी नॉर्मलता होगी 3। बिल्कुल सरल है। देखो जो दिया है उसमें यदि वो M है तो अणुभार को गुणा करके ग्राम पर लीटर बदल दो, और N है तो तुल्यांकी भार का गुणा करके ग्राम पर लीटर में बदल दो। फिर भाग देना है तो कैसे भाग देंगे हम, देखो किस प्रकार भाग देंगे इसमें कि इसमें हम 1N ये हमने सेकंड किया ऑक्जेलिक एसिड की M और 1M H3PO4 की N। तो देखो अब इसमें 99 को ग्राम पर लीटर और 33 का भाग दे दिया तो हो गया 3, इसकी N होगी 3। ठीक, अब देखो बेटा, अब मैंने तुमको ये यहाँ के सब आपस में बदलना बता दिया, इनको सबको आप आपस में बदल सकते, इसको छोड़ दो ये तीनों। अब इधर आ गया प्रतिशत भारानुसार मोलरता और मोल प्रभार। अब जैसे मैंने कहा कि ग्लूकोज की 18% भारानुसार विलयन की M और मोल प्रभार किसका, ग्लूकोज के 18% भारानुसार जलीय विलयन की M छोटा m और मोल प्रभार। अब बेटा 18% है, पक्की बात है, इस 18% का मतलब हुआ कि इसमें ग्लूकोज है 18 और कुल विलयन है कितना 100। पर मोलरता क्या है, मोलरता के लिए हमें चाहिए क्या, विलायक। तो बेटा विलायक जल कितना हो गया, विलायक
या जल का भार बहुत स्पष्ट है। 100 ऋण 18 मतलब 82 82। अब ये भी देखो ग्लूकोज का द्रव्यमान हो गया सूत्र में, इसको कहते हैं WB। ये हो गया WA विलायक का भार और ग्लूकोज का अणु भार हो गया 180। आप आसानी से मोललता ज्ञात कर सकते हो। जबकि से करना है तो 82 में 18 मतलब 0.1 मोल, इसलिए 1000 में ये आंसर हो जाएगा। सूत्र से भी हो गया और जबकि से भी हो गया। ये हमने क्या किया, प्रतिशत भारानुसार को मोललता में बदला और मोल प्रभाज में बदला। प्रतिशत भारानुसार को परिवर्तित किया मोललता में और मोल प्रभाज में। अब फिर से आ जाओ, अब मोललता से मोल प्रभाज और मोल प्रभाज से मोललता। अब मैंने कहा 1 m ग्लूकोज, मैंने m बड़ा लिख दिया था, 1 m 1 मोलल ग्लूकोज विलयन में ग्लूकोज का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। 1 मोलर विलयन में ग्लूकोज का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। 1 मोलर ग्लूकोज के जली, मतलब पता होना चाहिए कि इसमें जल है, जली विलयन। 1 मोलर, इसका मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम जल है और 1 मोल ग्लूकोज है। पक्का? 1000 ग्राम विलायक जल है और 1 मोल ग्लूकोज का है। 1000 ग्राम मतलब 55.6 मोल, इसमें 18 का भाग कर दिया, मोल है जल के और 1 मोल है ग्लूकोज का। बस बेटा अब क्या करना है, किसका निकालना है, ग्लूकोज का मोल भिन्न। तो ग्लूकोज का मोल भिन्न बराबर ग्लूकोज के मोल धन कुल मोल, ठीक है, मतलब बराबर 1/56.6। हमने क्या सीखा, मोललता से मोल प्रभाज ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो यदि कोई प्रॉब्लम जाएगी और अभी बताऊंगा आपको। अब हमें निकालना है उल्टा, मोल प्रभाज से मोललता। अब देखो फिर से लिखते हूं कि ग्लूकोज के विलयन में ग्लूकोज का मोल प्रभाज 0.1 है। मोललता ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज के 1 विलयन में ग्लूकोज का मोल प्रभाज 0.1 है, तो निकालना है तुमको मोललता, ये ज्ञात करनी है। ठीक है, 18%। अब ग्लूकोज के विलयन में ग्लूकोज का मोल प्रभाज 0.1 है, तो मोललता ज्ञात कीजिए। अब इसका बहुत से तरीके हो सकते हैं, सब आप अपना अपना आइडिया लगा सकते हो। सबसे सरल तरीका, माना मोललता जो है वो x है, तो क्या हुआ, x है मतलब 1000 ग्राम विलायक में ग्लूकोज के, या फिर आना चाहिए जलीय विलयन। 1000 ग्राम विलायक में ग्लूकोज के कितने हैं, x मोल। 1000 ग्राम विलायक में ग्लूकोज के x मोल है, मतलब 55.6 मोल जल और x मोल ग्लूकोज। बेटा क्या दिया है, 0.1 ग्लूकोज का मोल प्रभाज। तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज क्या होगा,
ग्लूकोज के मोल बटे कुल मोल, ग्लूकोज के मोल बटे कुल मोल बराबर 0.1, ग्लूकोज के मोल बटे कुल मोल बराबर 0.1। ये 0.1 को कर लो 1/10, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। x बटे 55.5 या 55.6 धन x बराबर 1/10, 10x बराबर 55.6 धन x, इधर गया तो 9x बराबर 55.6, x बराबर 55.6 बटे 9, 9 6 54, 50 54 50 1, 9 1 9, मतलब लगभग 6.1 या 6.2। ये क्या आया बेटा? ये आ गया हमारा क्या? मोल प्रभाज से मोलल। जैसे हम मोललता से मोल प्रभाज निकालते हैं वैसे ही हम मोल प्रभाज से मोललता ज्ञात कर सकते हैं। अब देखना, अभी हमने समझा इनको आपस में बदलना और इनको आपस में बदलना। अभी हमने इस वीडियो लेक्चर में ये से सीखा कि इनको आपस में बदलना और इनको आपस में बदलना। अब हम क्या सीखेंगे? इनको इसको इसमें, इसको इसमें। देखो, हमारे को इस यूनिट पढ़ने में हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कुछ भी इसमें कोई भी इकाई को सोचें और उसमें दूसरे को परिवर्तित कर दें। इसके बेटा मैं आपको होमवर्क दूंगा, अच्छे इसके होमवर्क करके देखना और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना। थैंक यू बेटा। ओके।